नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ भास्कर बोस। और इस समय हम पॉलिटिक्स साइंस का जो पहला चैप्टर है वो पढ़ेंगे। 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको बड़ा दिक्कत आता है, जिसमें शीत युद्ध का दौर है जो पहला अध्याय है। इस अध्याय को मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, जो 12वीं क्लास का है पहला चैप्टर, ठीक है, पहला अध्याय जिसमें शीत युद्ध के दौर के बारे में समझा रखा है। जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में अभी जो 12वीं क्लास के जो पेपर है, एग्जामिनेशन है, उस परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है आगे तक। अब सरकार बताएगी आगे की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार फिर आगे जब एग्जाम होगा। तो मैंने देखा है कि कई बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है कि शीत युद्ध का दौर कैसे लिखें, शीत युद्ध क्या है, कईयों को समझने में बड़ी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस समय हम आपको समझाएंगे कि शीत युद्ध क्या है, जिसमें आप इसको अच्छी तरह नोट डाउन भी कीजिए और इसको समझिए भी। ठीक है, और बाकी जो है हमने इसको बहुत अच्छी तरह इसको समझाने की कोशिश की है। ये देखिए, इसमें सबसे पहले आपको अध्याय पहला प्रथम शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर ईरा। यहाँ पे कोल्ड वॉर ईरा के बारे में बात करेंगे। तो कोल्ड वॉर ईरा क्या था, यहाँ पे क्या था कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर, आपको यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर, ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो गया, समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से लेके 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया, जिसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र ये दोनों थे। इसमें कौन कौन से थे? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ये दोनों थे। इन्हीं के बीच में युद्ध था। ठीक है, इन्हीं के बीच में युद्ध था। इस युद्ध में काफी नुकसान हुआ जैसा कि हम जानते हैं। पर हम इसमें एक्चुअल में बात करेंगे कि कोल्ड वॉर की शुरुआत कहां से हुई, यानी शीत युद्ध की शुरुआत कहां से हुई और ये शीत युद्ध कहां, इसको क्यों बोला गया। तो जैसे शीत युद्ध का मतलब होता है बिना शस्त्रों के, यानी बिना वेपन्स के युद्ध होना या वॉर होना, उसको शीत युद्ध कहा जाता है। सिर्फ इसमें क्या होता है, तानातानी होती है, आपस में शक्ति प्रदर्शन होता है, पर चलाता कोई नहीं है। इसमें शीत युद्ध के दौरान बहुत सारे छोटे छोटे देश जो है आपस में टूट के विखंडित हो गए, टूट गए। ठीक है, और कई देशों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था। पर हम पूरी दुनिया की जो निगाह थी वो किसके ऊपर थी? पूरी दुनिया की निगाह यहाँ पे दो राष्ट्रों के बीच में थी। पूरी दुनिया की निगाह एक थी आपके यहाँ पे यूएसए, ठीक है, और एक था आपके यूएसएसआर। ठीक है, यानी क्या है, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। सोवियत संघ, ये दोनों ही बहुत बड़ी शक्ति थी। एक पूंजीवादी था, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी और एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और एक अर्थव्यवस्था साम्यवादी। ये दो अर्थव्यवस्थाओं को लेके युद्ध चल रहा था कि भाई पूरे विश्व में वर्चस्व किसका होगा, पूरे विश्व में वर्चस्व किसका होगा। अब ये दोनों उभर के महाशक्तियां आ रही थी 1945 के बाद में। जैसा कि आप देख रहे हैं कोल्ड वॉर एरा, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया 1945 के बाद। यानी क्या है, जब शीत युद्ध का दौर, शुरुआती दौर में शीत युद्ध के, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरुआत कर दी अपने अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध का अर्थ क्या है? शीत युद्ध के अर्थ को समझने के लिए यहाँ देखिए, आपको बड़े ही बहुत ही सहज तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। शीत युद्ध से अभिप्राय है दो राज्यों, अमेरिका तथा भूतपूर्व सोवियत संघ। यानी अमेरिका तो आज भी है, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका तो आज भी अमेरिका ही है। ठीक है, भूतपूर्व सोवियत संघ क्या है? भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसमें बहुत सारे देश इंक्लूड हुए थे, फिर बाद में टूट गए। ठीक है, जैसे युगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, रूस, बेलारूस, ऐसे बहुत सारे देश थे जो बड़े बड़े देश थे। इस समय दुनिया के नक्शे में सबसे बड़ा जो देश है वो रूस यानी रशिया ही है। ठीक है, और यहाँ पे भूतपूर्व सोवियत संघ अथवा दो गुटों के बीच, यानी दो गुट कौन कौन से थे? एक गुट आपका अमेरिका और दूसरा गुट आपका सोवियत संघ, यानी अर्थात पूर्व सोवियत संघ। यहाँ पे क्या है कि व्याप्त उन कटु संबंधों को के इतिहास से है जो तनाव, यानी आपस में इनके तनाव थे।
भय भय इस बात का, तनाव इस बात का सता रहा था कि भाई कौन किसके आगे निकल जाएगा, कौन सा देश किसके आगे निकल जाएगा, अथवा कौन सी महाशक्ति अगली बार जो है अपना वर्चस्व कर लेगी, क्या पता हम पे वर्चस्व कर ले। यहाँ पे भय भी इसी बात का सता रहा था, वर्चस्व का भय। यानी दुनिया में क्या है, इनका जो मकसद था, युद्ध लड़ने का जो मकसद था, शीत युद्ध का जो दौर था, वो क्या है, साधन और संसाधनों पे युद्ध हुआ। किस पे हुआ, साधन और संसाधनों पे। यानी दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश थे जिनके पास साधन और संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, जिनके पास साधन और संसाधन, ठीक है, ह्यूज कॉमोडिटी में थे, यानी प्रचुर मात्रा में थे, जैसा कि बताया गया है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है कि ये संसाधनों को हथियाना चाहते थे उन देशों से, वो छोटे छोटे देश थे, उन देशों से ये उन संसाधनों को हथियाना चाहते थे। इसलिए ये साधन और संसाधनों को हथियाने के लिए इन्होंने शीत युद्ध शुरुआत कर दी, शीत युद्ध की। तो यहाँ पे भय, जैसा कि आप देख रहे हैं, भय, ईर्ष्या, आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या कि मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ा हूं, मैं महाशक्ति हूं तो मैं महाशक्ति हूं, ठीक है, उस पर आधारित था। इसके अंतर्गत दोनों गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, ये क्या करते हैं, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। यानी जैसे विश्व का जो मानचित्र है, या विश्व के मानचित्र पटल पे संसाधनों का जो बंटवारा होगा, संसाधनों पे अधिकांश जो बंटवारे पे अधिकांश हक मेरा होगा, ये अमेरिका बोल रहा था। ठीक है, फिर यूएसएसआर जो है, सोवियत संघ जो है, ये भी यही बोल रहा था कि अधिकांश जो संसाधन है दुनिया में, जिसपे मैंने जीत पा ली है या जीत पाऊंगा, जो देश है, ठीक है, उनके संसाधनों पे मेरा अधिकार अथवा मेरा वर्चस्व होगा। तो ये मेरा मेरा की लड़ाई थी, यानी ईर्ष्या की लड़ाई थी, मेरा मेरा की, जिसमें कि छोटे छोटे देश आपस में पिस रहे थे। मैं आपको बता देता हूं, इसके अंतर्गत दोनों को एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ये मैंने आपको बता ही दिया, तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रादेशिक संगठनों के निर्माण, यानी इन्होंने अपने प्रादेशिक संगठन निर्माण कर दिए। जैसे इन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए, जैसे मैं आपको बता देता हूं, अमेरिका का जो संगठन था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसने स्थापना कर दी। ठीक है, और ऐसे ही क्या है, सोवियत संघ ने जो की वो वार्सा संधि की, जिसको वार्सा पैक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, वार्सा संधि कर दी, और इन्होंने नाटो कर दी। इसके बारे में हम विस्तार से नाटो और वार्सा संधि के बारे में पढ़ेंगे बहुत विस्तार में, अगले जो टॉपिक होगा हमारा, अगला टॉपिक में हम नाटो और वार्सा के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम शीत युद्ध को कंप्लीट कर लेते हैं अच्छी तरह। तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रादेशिक संगठनों के निर्माण, सैनिक गठबंधन, क्या है, सैनिक गठबंधन। ठीक है, सैनिक गठबंधन के लिए भाई जिसके पास जितनी बड़ी सेना होगी, ठीक है, वो उतने ज्यादा देश को कब्जा कर सकता है। जैसा कि आपको पता है, आपने शायद इसमें पढ़ा भी होगा कि सैनिक गठबंधनों के लिए इन्होंने क्या है कि यहाँ पे कि अपने पावर को यूज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, और दूसरे देशों के साधन और संसाधन हथियाने के लिए इन्होंने सैनिक गठबंधन करना शुरू कर दिया। ठीक है, और आर्थिक सहायता, प्रचार, सैनिक हस्तक्षेप, अधिकाधिक सशस्त्रीकरण जैसी बातों का सहारा लेते हैं। यानी अब ये क्या कर रहे हैं, अधिकाधिक, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या है, सशस्त्रीकरण, यानी क्या वेपन्स बनाने में लगे हुए थे। इनके पास जितनी भी मुद्रा थी, जितना भी पैसा था इनके पास, और जितनी भी इनकी पूंजी थी, वो सारा का सारा किसमें वेस्ट हो रहा था, वो सारा का सारा जो लग रहा था वो सशस्त्रीकरण पे लग रहा था, यानी वेपन्स बनाने में लगे हुए थे। पर इनको ये भय सता रहा था कि कभी भी किसी देश के, कोई भी देश तीसरे वर्ल्ड वॉर का आगाज कर सकता है। पर ये तीसरे वर्ल्ड वॉर का आगाज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि छोटे छोटे देश इसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, इसलिए वर्ल्ड वॉर का आगाज नहीं हुआ। जैसा कि हमने पहले देखा, पहले हम देख रहे थे शीत युद्ध का दौर, ये वही शीत युद्ध का दौर है जिसका अगला पार्ट है। ठीक है, जिसमें कि अलग अलग राजनीतिज्ञों ने अलग अलग बात कही। ठीक है, शीत युद्ध के बारे में उनकी क्या मंशा थी, क्या सोच थी, इसके बारे में जैसे फ्लोरेंस एलेट लिखते हैं, फ्लोरेंस एलेट तथा मिखाइल समरसेल ने अपनी पुस्तक ए डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिक्स, ये इनकी पुस्तक है।
ये इनकी पुस्तक है, ये बुक इन्होंने लिखी थी। शीत युद्ध को राज्यों में तनाव की वह स्थिति जिसमें प्रत्येक पक्ष स्वयं को शक्तिशाली बनाने तथा दूसरों को निर्बल बनाने की वास्तविक युद्ध के अतिरिक्त नीतियां अपनाता है। ठीक है, यानी वास्तविक युद्ध के अतिरिक्त नीति अपनाता है कि दूसरे राज्यों को कैसे हथियाया जाए, उसके संसाधनों और साधनों का कैसे यूज किया जाए, वहां की पब्लिक का कैसे यूज किया जाए, या वहां पे अपना अधिकार कैसे जमाया जाए, ये इनकी पॉलिसीज थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं के अनुसार शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन है। पुरातन शक्ति क्यों है? पुरातन शक्ति इसलिए है क्योंकि ये पहले से ही महाशक्तियां थी, पहले से ही महाशक्तियां थी, पर यह है कि इन महाशक्तियों में अब इनका नया वर्जन आ गया। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे कोरोना का अभी पिछले साल जो था, ठीक है, उसका भी नया वर्जन आ गया। ठीक है, इसका नया वर्जन 2.0 आ गया। ऐसे ही आगे अगर चलता रहेगा, ठीक है, वैसे होना ऐसा नहीं चाहिए। जल्दी हमारे भारत के लोग जल्दी ठीक हो जाएं, और जैसे कि भारत सरकार कर रही है, सबको वैक्सीनेशन मुहैया करा रही है, तो उस एवज में देखा। और वैसे आप लोग भी थोड़ा घर पे रह के अपना प्रिकॉशंस वगैरह लें, और जो गाइडलाइन सरकार की गाइडलाइन है और जो मेडिकल गाइडलाइन है, उन सब चीजों को फॉलो करें। ठीक है, और आप लोग ये शीत युद्ध का जो है, शीत युद्ध जो चैप्टर है, ठीक है, अभी शीत युद्ध नहीं हो रहा है, शीत युद्ध चैप्टर का आनंद उठाए। हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको शीत युद्ध समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शीत युद्ध पुरातन शक्ति का संतुलन है। मैंने अभी आपको बताया था पुरातन शक्तियां पहले से शक्ति थी, क्योंकि अगर पहले शक्ति नहीं होती तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में कैसे ये लोग आते। ठीक है, अगर शक्ति थी जभी तो ये लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर में आए, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने जर्मनी, ठीक है, फिर उसके बाद जापान हो गया, जापान के 2 शहर जो थे उसके ट्रेड जो था जापान का, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी, उसको पूरा का पूरा इन्होंने तबाह कर दिया, नष्ट नाबूद कर दिया बम गिरा के। किसने? अमेरिका ने बम गिराया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि फिर ये दोबारा उभर के आ रहे थे। जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो यहाँ पे बताते हैं कि पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। ये शक्ति पुरातन थी, पर ये अब क्या है, नए वर्जन में आ गए कि अब हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? 1939 से लेके 1945 में, और 45 के बाद ही क्या है, कोल्ड वॉर शुरू हुआ। 45 के बाद ही कोल्ड वॉर शुरू हुआ। तो इन दोनों की विचारधारा थी, एक की विचारधारा साम्यवादी और दूसरी की विचारधारा पूंजीवादी। साम्यवादी विचारधारा सोवियत संघ की थी, जिसको यूएसएसआर भी बोला जाता है। कई बच्चे ना यूएसएसआर को लेकर थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि भाई यूएसएसआर है क्या। असल में यूएसएसआर जो है ये कई राष्ट्रों को एकत्र करके संयुक्त करके बनाया गया एक महाराष्ट्र है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा राष्ट्र हो गया, बहुत बड़ा देश हो गया, नेशन हो गया, मतलब राज्य हो गया। वैसे राज्य की संज्ञा दी जाती है पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको बता देते हैं, सोवियत संघ जो है इसकी विचारधारा ये थी कि अगर राष्ट्र की जो संपत्ति है, अगर मान लीजिए संपत्ति है राष्ट्र में या राज्य में संपत्ति है, तो वो संपत्ति का निजीकरण नहीं होना चाहिए। उस संपत्ति को, वो संपत्ति क्या है, समाज को सुपुर्द कर देनी चाहिए। वो संपत्ति समाज की है, और समाज ही क्या है, समाज को जब तक वो संपत्ति का लाभ नहीं मिलेगा या समाज को संसाधनों का सही तरीके से बंटवारा नहीं होगा, तो समाज आगे बढ़ाएगा नहीं। इसलिए बहुत यहाँ पे क्रांतियां भी हुई, हमने बहुत सारी क्रांतियां भी पढ़ी थी, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, और भी बहुत सारी क्रांति हुई। ये सामाजिक आधार पे जो भी क्रांतियां वगैरह ये जो होती हैं, इसीलिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको अवधारणा का नया रूप, यह 2 विचारधाराओं का संघर्ष न होकर 2 भीमाकार शक्तियों का आपस में संघर्ष है। विचारधारा फिर ये नहीं रही, फिर ये क्या हो गई, भीमाकार शक्ति हो गई। दोनों महाशक्तियां आपस में आमने सामने हो गया और दोनों का टकराव होने लगा। जैसा कि हमने शीत युद्ध के बारे में बात कर रहे थे, तो अब भी हम शीत युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें कुछ इसके पॉइंट्स हैं, जैसे इसके कुछ पॉइंट दे रखे हैं। शीत युद्ध की विशेषताएं, शीत युद्ध की क्या विशेषताएं हैं? आपको शीत युद्ध में 2 शक्तिशाली गुट शामिल थे,
दो शक्तिशाली गुट, जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया था कि दो शक्तिशाली गुट में एक यूएसएसआर, ठीक है, साम्यवादी नीति, और दूसरा यूएस, ये अमेरिका, ठीक है, एक अमेरिका और एक कौन सा था आपके, एक आपके सोवियत संघ, दो देश थे ये। दूसरी बात यहां पे, ठीक है, एक पश्चिमी गुट था और एक पूर्वी गुट था। सोवियत संघ पूरब में है तो पूर्वी कहा जाएगा। एक पूर्वी गठबंधन और एक पश्चिमी गठबंधन। दोनों गुटों के पास परमाणु हथियार थे, न्यूक्लियर वेपन्स थे दोनों के पास। दोनों गुटों ने सैनिक गठबंधन किए हुए थे, दोनों के पास अपने अपने सैनिक गठबंधन थे। इसका यूएस का जो था नाटो, और इसका वार्सा पैक्ट, जिसको वार्सा संधि हिंदी में बोला जाता है, वार्सा संधि 1955 में इसको गठित किया गया है, और इसको 1949 में 1949 एंड 90 वार्सा पैक्ट जो हुआ है 1955 में। दोनों गुटों ने सैनिक गठबंधन किए हुए थे। शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों एवं उनके सहयोगियों से आशा की जाती थी कि वह तर्कपूर्ण एवं उत्तरदायित्व वाला काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तर्कपूर्ण और उत्तरदायित्व, ये क्या चाहते थे कि अलाइन करना चाहते थे बहुत सारे देशों को, बहुत सारे देशों को अलाइन करना चाहते थे, बहुत सारे राज्यों को अलाइन करना चाहते थे, पर कई राज्यों ने मना कर दिया अलायंस होने से कि हम लोग अलायंस नहीं होंगे, हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। फिर उस समय जैसे घाना, भारत, इन लोगों ने, यूनान, इन लोगों ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया, ठीक है, और ये लोग इस महाशक्तियों, किसी भी महाशक्तियों के साथ कोई भी इन्होंने गठबंधन नहीं किया था।